मुंबई के नजदीक बसई शहर में एक बोगाई बीच है और 26 जुलाई 2021 को इस बीच के किनारे काफी लोग घूम रहे थे और सब यहाँ पर खूब एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ एक काले रंग का सूटकेस समुद्र के किनारे आ जाता है और जैसे ही वो सूटकेस किनारे पर आता है तो कुछ लोगों की नजर उस सूटकेस के ऊपर पड़ती है। सूटकेस को देखते ही लोगों के मन में कई तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं और फिर उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति ने उस सूटकेस को देखकर पुलिस को फोन लगा दिया और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस बोगाई बीच पर पहुंच भी जाती है। और जैसे ही पुलिस उस सूटकेस को देखती है तो पुलिस वालों को भी उस बैग को देखकर कुछ शक सा होने लगता है और जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक लाश थी और लाश भी बहुत ही अजीबोगरीब थी। उस लाश की अजीब बात ये थी दोस्तों कि उस लाश का सिर नहीं था, यानी कि ये एक सिर कटी हुई लाश थी, लेकिन उस लाश को जिस्म पर पूरे कपड़े थे। इसके बाद पुलिस उस सूटकेस को अच्छे से चेक करती है और आसपास के करीब 1 या 2 किलोमीटर के इलाके में छानबीन भी शुरू कर देती है और पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो सकता है कि उस लाश का सिर भी यहीं फेंका गया हो और हो सकता है कि वो उन्हें मिल जाए। लेकिन बहुत छानबीन करने के बाद भी पुलिस को लाश का सिर नहीं मिलता है। दोस्तों, आज के इस क्राइम अड्डा के नए और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सर कटी हुई लाश के बारे में बहुत ही डिटेल से और दिलचस्प तरीके से आप सभी को कहानी सुनाने जा रही हूँ। हर एक पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या और लेकर आ चुकी हूं क्राइम अड्डा के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का दिल दहलाने के लिए और आप सभी को सतर्क करने के लिए, क्योंकि इस कलयुग में आप चाहें या ना चाहें किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, क्रिमिनल को क्या सजा आपके मुताबिक मिलनी चाहिए, हर एक चीज मुझे जरूर बताइएगा। आपके हर एक कमेंट का मुझे इंतजार रहता है और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ। तो आ जाइए फिर सुनाती हूँ आप सभी को सिर कटी हुई लाश का मिस्टीरियस केस। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि पुलिस वालों ने छानबीन की 1-2 किलोमीटर के अंदर में, लेकिन उन्हें लाश का सिर नहीं मिलता है। इसके बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और पुलिस उस सूटकेस की एक बार फिर से अच्छे से तलाशी करती है ताकि कहीं से भी उन्हें कोई तो सुराग मिल सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करती है ताकि उस लाश से ही कोई सुराग मिल जाए और जिससे ये पता लगाया जा सके कि मरने वाली कौन थी, क्योंकि लाश को देखकर ये पता चल गया था कि ये किसी महिला की लाश थी। और फिर कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ खास पता नहीं चल पाता है, सिवाय इसके कि उस महिला के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और उस मेहंदी को देखकर पुलिस ने अनुमान ये लगाया कि ये किसी मुस्लिम महिला की लाश है, क्योंकि जिस तरीके से उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी और जिस तरह से उसने कपड़े पहने हुए थे उससे पुलिस यही अंदाजा लगा पाती है। यानी इसके अलावा पुलिस के पास अभी तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई थी। इसके बाद पुलिस उस लाश को कुछ फोटोज निकालती है और उन्हें आसपास के इलाकों में लगाया जाता है ताकि कहीं से इस लाश के बारे में कुछ सुराग मिल सके या फिर कोई इसे ढूंढता हुआ पुलिस तक आ पहुंचे। इसके अलावा बसई पुलिस के द्वारा भी मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में भी ये सूचना दे दी जाती है कि अगर किसी महिला की कोई मिसिंग रिपोर्ट हो तो उन्हें इसकी जानकारी दी जाए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस को इस लाश के बारे में कहीं से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और ना ही कहीं से कोई सुराग मिल पा रहा था और अब पुलिस भी परेशान थी कि आखिर कैसे इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया जाए। और इसी तरह छानबीन करते करते पुलिस को काफी समय बीत जाता है, यानी कि 26 जुलाई को पुलिस को ये लाश मिली थी और अभी तक लगभग 6 महीने बीत चुके थे, मगर फिर भी पुलिस को कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था और इसी तरह छानबीन करते करते लगभग पूरा 1 साल खत्म हो जाता है और फिर साल 2022 आ जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी दोस्तों कि पुलिस ने उस लाश की डीएनए रिपोर्ट या सैंपल, उसके फोटो और कुछ कपड़े संभाल कर रख लिए थे
इसके बाद पुलिस ने उस लाश को मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार मुंबई के कब्रिस्तान में दफना दिया था। इसके बाद समय बीतता गया और इसी तरह से लगभग 14 महीने बीत जाते हैं और अब तक पुलिस को कहीं से कोई सुराग मिला नहीं था। लेकिन फिर अचानक से 29 अगस्त को यानी कि 14 महीने के बाद एक व्यक्ति मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में आता है और वहां आकर वो कहता है कि मेरी भतीजी पिछले करीब 14 महीनों से घर से गायब है और हमें उसका कोई पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर वो अचानक कहां चली गई है। इसके बाद वो व्यक्ति अपनी भतीजी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाता भी है और वहीं अपनी भतीजी का नाम सानिया बताता है और कहता है कि मैं सानिया का चाचा हूं और मैं कर्नाटक के बेलगाम से आया हूं। पुलिस उनसे पूछती है कि आपकी भतीजी को लापता हुए करीब 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और आप इतने समय के बाद अपनी भतीजी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, यानी इतने समय तक आप कहां थे और क्या कर रहे थे और आपकी भतीजी यहाँ मुंबई में क्या कर रही थी। तब वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि सानिया अनाथ है, यानी उसके माँ बाप नहीं है। मैंने ही उसका पालन पोषण किया था और उसे बड़ा किया था। सानिया के चाचा ठीक ठाक परिवार से थे, यानी कि वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग थे और साल 2017 में उन्होंने सानिया की शादी मुंबई के नाला सुपारा में रहने वाले आसिफ शेख से की थी और उस समय आसिफ शेख सऊदी अरब में नौकरी करता था। उन्होंने बताया कि सानिया और आसिफ के अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उन दोनों की सहमति से हुई थी और वो दोनों ही इस शादी से बहुत खुश भी थे। और फिर साल 2019 में सानिया ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अमायरा रखा, क्योंकि ये एक खुशहाल परिवार था। लेकिन अब इसके घर में एक और नई खुशी आ गई थी। सानिया के चाचा जावेद ने पुलिस के आगे बताया कि अक्सर अपनी बेटी सानिया से हमारी फोन पर बातचीत होती रहती थी, लेकिन अचानक से उसने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था और फिर कुछ दिन बाद उनका फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ आने लगा था। फिर 8 जुलाई 2021 को जब सानिया की दादी की मृत्यु हो गई तो हमने उस समय भी उसे बताने के लिए फोन किया था, लेकिन उस दिन से ही सानिया ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया था और फिर कुछ दिनों के बाद से तो उसका फोन ही स्विच ऑफ आने लगा। हमारी तो उससे कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि हमारी कभी भी सानिया के पति आसिफ से बात नहीं होती थी और ना ही वो खुद फोन करके हमसे कभी बात करता था। और जब सानिया फोन नहीं उठा रही थी तो हमने आसिफ को फोन किया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सानिया से मिलने नहीं जा सकते थे। लेकिन जब भी हम आसिफ को फोन करके कहते थे कि सानिया से हमारी बात करा दो तो वो कहता था कि आपने रॉन्ग नंबर पर कॉल किया है। इसके बाद पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद से सानिया के ससुराल का एड्रेस पूछा तो जावेद शेख ने पुलिस को एक और अजीब बात बताई। जावेद शेख ने बताया कि सानिया के ससुराल वाले नाला सुपारा के अचौले में रश्मि एजेंसी अपार्टमेंट में रहते थे। क्योंकि उसके ससुराल में जॉइंट फैमिली थी, इसलिए वो सभी लोग साथ में ही रहते थे। जावेद शेख ने बताया कि सबसे पहले वो अपनी बेटी के ससुराल ही गए थे, क्योंकि वो वहां पर पहले भी आते जाते रहते थे, तो उन्होंने अच्छे से पता था कि उनका घर कहां पर है। लेकिन जब वो इस बार नाला सुपारा में गए तो आसिफ के घर पहुंचे तो वहां पर उन्हें सानिया के ससुराल वालों में से कोई भी नहीं मिला था। फिर उन्हें आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पूछने पर पता चला कि आसिफ के परिवार वालों ने तो अपना ये घर बेच दिया है। ये सब जानकर जावेद शेख उस समय बहुत परेशान हुए थे। एक तो बेटी के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था और अब उसके ससुराल वाले भी अपना ये घर बेचकर कहीं और चले गए थे और अब ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ चले गए, यानी अब उनको कहाँ ढूंढा जाए। जावेद शेख के साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, क्योंकि इस उम्र में वह अकेले कर्नाटका से मुंबई नहीं आ सकते थे। नाला सुपारा में उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि आसिफ का परिवार कहां चला गया है। जावेद शेख परेशान थे कि अब बेटी को कैसे ढूंढा जाए। क्योंकि जावेद थोड़े पुराने ख्यालात के व्यक्ति थे, इसलिए वो अपने फोन में नंबर सेव करने की बजाय एक छोटी सी डायरी में लिख कर रखते थे। चाचा जावेद ने अपनी इस फोन नंबर की बुक को देखना शुरू किया तो उनमें से उन्हें सानिया की सास का मोबाइल नंबर मिल जाता है।
उन्होंने तुरंत उस नंबर पर फोन किया तो सानिया की सास ने फोन उठा लिया। फिर चाचा जावेद ने उनसे बात की और बातों बातों में सानिया की सास ने बताया कि उन्होंने अपना घर बेच दिया है और वो अब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। फिर उन्होंने जगह का नाम भी बताया। उन्होंने बताया कि मुंब्रा थाने डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है और वो अब वहीं पर रहते हैं। और सानिया की सास ने एक लैंडमार्क भी बताया कि इनके घर के पास में एक बड़ा सा मैरिज हॉल है। सानिया के ससुराल का पता चलते ही जावेद शेख तुरंत अपने जानने वालों के साथ में मुंब्रा थाने पहुंचते हैं और फिर उस मैरिज हॉल के आसपास पता करते हैं। ये लोग सानिया के ससुराल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया और घर पर सानिया के सास, ससुर, उसका देवर यासीन और पति आसिफ भी था। उसकी बेटी अमायरा भी थी। यानी सभी लोग घर में मौजूद थे, लेकिन सानिया कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। जावेद शेख ने आसिफ से पूछा कि सानिया कहाँ पर है, उसको बुलाओ। तो यहाँ पर आसिफ ने उन्हें एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जुलाई 2021 में एक दिन वो सुबह जब उठे तो उनको एक लेटर मिला और वो लेटर सानिया ने लिखा था। उसमें लिखा था कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं उसके साथ रहने के लिए जा रही हूँ। यानी सानिया अपना घर छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। और ये सब पढ़कर आसिफ का पूरा परिवार दुखी हो गया था कि सानिया अब किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी और वो उसी के साथ भाग गई थी। यानी उसने अपने पति और बेटी का भी ख्याल नहीं किया। आसिफ ने बताया कि वो लेटर उसने संभाल कर रख लिया था। फिर उसने वो लेटर सानिया के चाचा जावेद को भी दिखाया। इसके आगे जावेद ने पुलिस को बताया कि वो लेटर उन्होंने भी पढ़ा था। सानिया के ससुराल वालों की सारी बातें सुनने के बाद सानिया के चाचा और दूसरे रिश्तेदार मुंबई में जहां पर वो ठहरे हुए थे वहां चले गए। चाचा जावेद को सानिया की इस हरकत पर बहुत दुख हुआ था, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और उनका दिल भी नहीं मानने को तैयार था, क्योंकि सानिया को तो उन्होंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और वो अच्छी तरीके से समझते थे कि सानिया ऐसा नहीं कर सकती है और अगर वो कहीं जाती तो फिर वो उनसे रिश्ता कभी नहीं तोड़ती। और इन्हीं सब बातों को लेकर जावेद शेख 2-3 दिनों तक बहुत ज्यादा सोचते रहे, क्योंकि इस बात को उनका मन मानने को तैयार नहीं था। और फिर 29 अगस्त 2022 को वो मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां की पुलिस ने उनसे कहा कि आपकी बेटी नाला सुपारा के अचौले थाने क्षेत्र के अंतर्गत गायब हुई थी, इसलिए आपको वहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी कंप्लेंट लिखते तो भी उन्हें फिर से नाला सुपारा के थाने में ही ट्रांसफर करना पड़ता। और फिर उसी दिन जावेद नाला सुपारा के अचौले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां की पुलिस ने सानिया शेख की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा ली और फिर तुरंत ही छानबीन शुरू कर दी। जावेद शेख को यकीन नहीं था कि सानिया किसी के साथ भाग सकती है। उन्हें लग रहा था कि जरूर उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जावेद अपने घर चले आते हैं और फिर पुलिस ने जावेद शेख की बातों पर विश्वास करते हुए मुंबई इलाके के सभी थानों में सूचना दे दी कि जुलाई 2021 या फिर इसके बाद से जितने भी केस अनसॉल्व्ड रह गए हैं, यानी कि जिनमें किसी की लाश मिली हो और उनकी पहचान ना हो पाई हो, और अगर ऐसा कोई केस है तो उसकी फाइल हमें भेजिए। और फिर 26 जुलाई 2021 को वसई के बीच से मिली हुई उस सर कटी हुई लाश का केस सामने आता है और इत्तेफाक से ये भी एक मृतक महिला ही थी और उसकी कदकाठी भी सानिया की कदकाठी से मेल खा रही थी। और अगले दिन फिर अचौल पुलिस ने सानिया के चाचा जावेद को थाने में बुलाया और उनसे उस शव की तस्वीरें और कुछ मेहंदी के जो डिजाइन और फोटोज वगैरह थे, इसके अलावा कई चीजों के फोटोज दिखाए गए। जावेद शेख ने उस शव के कपड़ों से तुरंत ही पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ये इनकी बेटी सानिया की जैसी ही लग रही है, क्योंकि वो भी ऐसे ही कपड़े पहना करती थी। और सानिया जब कभी कभार अपनी बेटी अमायरा को दिखाने के लिए उन्हें वीडियो कॉल करती थी तो उस समय जावेद शेख ने सानिया को ऐसे कपड़े पहने हुए देखा था। इसके बाद सानिया के ससुराल वालों को भी अचौल पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और उन्हें भी फोटोज दिखाई गई, लेकिन वो लोग उस शव को पहचानने से इनकार कर देते हैं और वो लोग अपनी बात पर भी अड़े रहे कि सानिया तो किसी और के साथ भाग गई है। और उनका उस बात पर विश्वास करने की वजह थी वो लेटर जो कि आसिफ को मिला था।
और फिर अचौले पुलिस वालों ने लेटर आसिफ से ले लिया और उसे एक्सपर्ट्स के सामने जांच के लिए भेजा गया। हालांकि सानिया के ससुराल वाले अब थोड़े घबराए हुए लग रहे थे और उस दिन उन्हें वो धड़ वाली फोटोज दिखाने के बाद घर भेज दिया गया। इसके बाद चाचा जावेद शेख से थोड़ी और पूछताछ की जाती है कि क्या आपको सानिया के ससुराल वालों पर कोई शक है और अगर है तो क्यों है। सानिया के चाचा जावेद ने कहा कि शादी के शुरू में दहेज को लेकर घर में थोड़ी बहुत लड़ाई हुआ करती थी और फिर समय के साथ साथ सब कुछ ठीक होता गया। लेकिन जब अमायरा पैदा हुई थी तो उस बच्ची को लेकर सानिया और उसके ससुराल वालों में कुछ मनमुटाव चल रहा था। लेकिन सानिया ने कभी भी खुलकर इस बारे में अपने चाचा जावेद शेख से कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए उन्हें इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और जो लाश वसई के बीच में मिली थी, केवल कह देने भर से वो सानिया की लाश तो नहीं मानी जा सकती थी, क्योंकि उसको कोर्ट में साबित भी करना पड़ता है और उसके पुख्ता सबूत होने चाहिए थे। और फिर पुलिस ने डीएनए जांच के लिए सानिया के पति आसिफ की और उसकी 3.5 साल की बेटी अमायरा के ब्लड सैंपल ले लिए और उस लाश के सैंपल तो उनके पास पहले से ही सुरक्षित रखे हुए थे। इसके बाद उन तीनों का ही डीएनए एक दूसरे से मैच करके देखा जाता है। पहले आसिफ शेख और उसकी बेटी का डीएनए टेस्ट मैच किया जाता है, तो वो तो मैच हो जाता है और फिर उस सिर कटी हुई लाश का डीएनए आसिफ की बेटी अमायरा से मैच कराया जाता है, तो अमायरा का डीएनए उस लाश के डीएनए से मैच हो जाता है। अब इससे ये तो साफ हो जाता है कि वो लाश अमायरा की मां यानी कि सानिया की ही है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही 15 सितंबर 2022 को आसिफ शेख को तुरंत अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो आसिफ पुलिस को भटकाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो आसिफ आखिरकार टूट ही जाता है और स्वीकार कर लेता है कि उसने ही अपनी पत्नी सानिया शेख की हत्या की है। और वो लेटर भी आसिफ ने ही लिखा था, क्योंकि वो हैंडराइटिंग भी आसिफ की ही थी, ना कि सानिया की थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आसिफ ने बताया था कि उसने ये कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उसको शक था कि उसकी पत्नी सानिया का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में ये भी था कि आसिफ का किसी दूसरी लड़की से अफेयर था और ये बात सानिया को पता चल गई थी और सानिया को रास्ते से हटाने के बाद ही वो दोनों शादी कर सकते थे, इसलिए आसिफ ने उसकी हत्या कर दी। आसिफ ने ये भी बताया कि इस हत्या में उसके परिवार वालों का कोई हाथ नहीं है और ये सब उसका ही प्लान था। और जांच में ये भी पाया गया था कि आसिफ की पहले से ही एक शादी हो चुकी थी, लेकिन आसिफ ने उस लड़की से तलाक ले लिया था क्योंकि उस पहली पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था। अब सवाल यहाँ पर ये था कि जब आसिफ ने उस लड़की को तलाक दे दिया था तो फिर वो सानिया को तलाक क्यों नहीं दे सकता था, और यही सवाल पुलिस के मन में भी उठ रहा था। इसके बाद जब पुलिस ने आसिफ के घर वालों से पूछताछ की तो इस केस की एक और कहानी पुलिस के सामने आती है। पूछताछ के दौरान आसिफ के पिता हनीफ और भाई यासीन दोनों ही पुलिस की सख्ती के सामने टूट जाते हैं और उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया कि सानिया की हत्या करने में उन दोनों का भी हाथ है। लेकिन इधर आसिफ का ये कहना था कि इस हत्या में सिर्फ उसका ही हाथ था। तो फिर इसके पिता और भाई ने कैसे ये जुर्म स्वीकार कर लिया था? दरअसल हुआ कुछ ऐसा था दोस्तों कि जब 2021 में आसिफ का पूरा परिवार नाला सुपारा के घर में रहा करता था, तब 21 जुलाई को बकरीद का त्योहार था। सुबह को सानिया उठती है और नहा धोकर तैयार होती है, फिर वो खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। उस दिन शाम को उनके यहाँ पर मेहमान भी आने वाले थे, लेकिन अजीब बात तो ये थी दोस्तों कि उस दिन घर पर सानिया के अलावा उनके पति, ससुर और देवर, बस ये 3 लोग ही होते हैं। इसके अलावा घर में जितने भी लोग थे वो सब मुमराह चले जाते हैं और सानिया की बेटी को भी वहीं भेज दिया गया था। मुमराह में आसिफ की सगी बहन का ससुराल था। इधर सानिया के ससुराल की बात करें तो इस दिन बकरीद का त्योहार था, इसलिए उन्होंने बकरे काटने वाले चाकू छुरे भी तैयार कर रखे थे और घर पर ही रस्सी भी रखी हुई थी। इसके बाद आसिफ, यासीन और हनीफ, उन तीनों ने एक बड़े से टब में पानी भर दिया और बेचारी सानिया, जो कि उनके लिए किचन में खाना बना रही थी,
ये तीनों हैवान मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसे पानी के भरे हुए टब में डाल देते हैं। सानिया उस टब में डूबने लगती है। हाथ पैर बंधे होने के कारण सानिया कुछ भी नहीं कर पा रही थी और फिर थोड़ी देर बाद ही सानिया ने दम तोड़ दिया। इसके बाद वो तीनों उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन अभी भी उन तीनों को लग रहा था कि शायद सानिया जीवित हो सकती है। इसके बाद आसिफ ने अपनी पत्नी का गला दबाया और बहुत देर तक दबाए रखा और फिर बकरा काटने वाले छुरे से आसिफ ने सानिया के सर को धड़ से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन उस हैवान ने अभी सानिया का गला आधा ही अलग किया था कि खून को देखकर आसिफ की हालत खराब होने लगती है। वो बेहोशी में जाने लगता है। जब वो बेहोश होने लगा तो फिर सानिया के ससुर यानी कि हनीफ ने आसिफ से वो छुरा अपने हाथों में ले लिया और अपनी बहू के सर को धड़ से अलग कर दिया और फिर सानिया के शव को ठिकाने लगाने की बात आती है। सबसे पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर से सानिया के पूरे बाल काटकर सर से अलग कर दिए और सानिया के होठों के पास में एक छोटा सा तिल था। उस तिल को भी चेहरे से पहचान ना हो सके, इसलिए उन्होंने चाकू की मदद से उसे भी साफ कर दिया। यानी अब सानिया के सिर का ऐसा हाल हो गया था कि अगर पुलिस को मिल भी जाए तो पहचान नहीं कर सकते थे और फिर बिना सर के धड़ की तो पहचान हो ही नहीं सकती थी। और जो सानिया के बाल काटे गए थे उन्होंने घर में ही जला दिए जाते हैं। इसके बाद उसके सर को एक काले रंग के प्लास्टिक बैग में डालकर आसिफ और यासीन बाइक से निकल जाते हैं। ये दोनों समुद्री खाड़ी के पास जाते हैं और वहीं पर उन्होंने सानिया के सर को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र उसे बहाकर कहीं और ले गया। फिर घर आकर आसिफ सानिया के धड़ को एक बैग में पैक करता है और अपने बहनोई यानी कि यूसुफ शेख को कॉल करता है। क्योंकि उसका बहनोई मुंबई में एक कैब ड्राइवर था, इसलिए आसिफ ने यूसुफ से फोन पर कहा था कि आप जल्दी से अपनी कैब लेकर घर पर आ जाओ और ये दोपहर का समय था। यूसुफ तुरंत आसिफ के घर पर आ पहुंचता है और फिर उसको भी इस हत्या के बारे में बताया जाता है। इसके बाद ये लोग लाश से भरे हुए उस बैग को गाड़ी में रखकर वसई बीच पर पहुंच जाते हैं और समुद्र के अंदर जाकर बैग को फेंक दिया जाता है। उन्होंने सोचा था कि समुद्र उसे बहाकर कहीं दूर ले जाएगा। इसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं। फिर उन्होंने घर पर सानिया के खून को साफ किया और जो परिवार बहन के घर पर गया हुआ था उन सबको भी घर वापस बुला लिया जाता है और फिर अच्छे अच्छे खाने पकाए गए और शाम को उनके घर पर मेहमान भी आते हैं और अच्छी तरह से खाना पीना होता है और ये लोग अपने रिश्तेदारों के सामने ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनके घर में कुछ हुआ ही ना हो। इस बयान को सुनने के बाद पुलिस यूसुफ को भी अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इस पूरे परिवार ने मिलकर सानिया के खिलाफ इतनी भयानक साजिश अगर रची तो क्यों, और उसकी हत्या का मोटिव क्या रहा था, यानी कि उसकी हत्या करने का कारण क्या था। दरअसल जब 2017 में सानिया की शादी आसिफ से हुई थी और फिर 2019 में उनको एक बेटी पैदा हुई थी तो उसका नाम उन्होंने अमायरा रखा। हालांकि कई साल पहले आसिफ की बहन की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं था। अमायरा के पैदा होने से पहले ही उनके घर में ये बात होने लगी थी कि सानिया को जो बच्चा होने वाला है वो बच्चा सानिया आसिफ की बहन को दे देगी और ये बात आसिफ की बहन ने भी कही थी। आसिफ तो अपनी बहन की इस बात को मान लेता है, लेकिन सानिया को जब ये बात पता चली तो वो इसका विरोध करती है। लेकिन उस समय आसिफ फिर से सऊदी अरब चला गया और इधर सानिया अकेले ही पूरे परिवार से लड़ती रही कि वो अपना बच्चा किसी को नहीं देगी। सानिया का कहना था कि वो उसका पहला बच्चा है और अगर ये उसका दूसरा बच्चा भी होता तब भी वो अपना बच्चा किसी और को नहीं दे सकती थी। सानिया का कहना था कि वो लोग किसी अनाथाश्रम जाकर बच्चा गोद ले सकते हैं, इससे किसी अनाथ का भी भला हो जाएगा। लेकिन आसिफ की बहन को तो ये जिद थी कि मुझे सानिया की बेटी अमायरा ही चाहिए। और फिर एक दिन किसी बात को लेकर सानिया के ससुर ने उसे बहुत मारा पीटा, जिससे सानिया की अचौल पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश भी करती है, लेकिन रिश्तेदारों के समझाने पर कंप्लेंट को वापस ले लिया जाता है। और फिर साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से आसिफ सऊदी अरब में ही फंस गया था। लेकिन फिर 2021 के शुरुआती दिनों में किसी तरह से आसिफ भारत आता है और यहाँ किसी शिपिंग कंपनी में काम करता था और आसिफ की यही जिद
कि हम अमायरा को उसकी बुआ को दे देंगे क्योंकि उसकी कोई बच्ची नहीं है, बच्चा नहीं है। और इसी बात को लेकर घर में झगड़ा बढ़ता गया। यानी अब पूरा घर एक तरफ और सानिया अपनी बेटी को लेकर एक तरफ थी। और तो और अब ससुराल वालों ने सानिया को मना कर रखा था कि अब वो अपने घर वालों से कोई बात नहीं करेगी। और यही वजह थी कि सानिया ने 8 जुलाई 2021 से अपने घर वालों का फोन उठाना बंद कर दिया था। और फिर 21 जुलाई को सानिया की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सानिया का फोन भी स्विच ऑफ आने लगा था। और फिर हत्या के 5 दिन बाद वो बैग वसई के बीच के किनारे पर आता है। फिर सानिया के चाचा जावेद शेख ने करीब 1 साल के बाद सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। हालांकि पुलिस इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया छुरा और सानिया के सिर को बहुत कोशिश करने के बाद भी बरामद नहीं कर सकी थी। वैसे इस केस को सुलझाने में वसई पुलिस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। वसई पुलिस ने न केवल उस सिर की कटी हुई लाश की अलग अलग तस्वीरें खींचकर अपने पास रख ली थी, बल्कि जरूरत के लिए उस लाश का डीएनए सैंपल भी सुरक्षित करके रख लिया था। और फिर यही सबूत इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिसकी वजह से आज कातिल कानून के शिकंजे में है। सानिया की हत्या के बाद उसकी बेटी अमायरा अपनी बुआ के घर पर ही रहने लगी थी। अगर वर्तमान समय में इस केस के बारे में बात करें तो सानिया का पति आसिफ, देवर यासीन और ससुर हनीफ और आसिफ के बहनोई यूसुफ, ये लोग जेल के अंदर बंद हैं और ये लोग जिंदगी भर जेल में ही रहने वाले हैं। दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सानिया को अपना बच्चा अपनी ननद को दे देना चाहिए था या फिर नहीं? क्या ये मर्डर होना चाहिए था या नहीं? आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और इसी तरीके की मर्डर मिस्ट्री सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये आपकी जागरूकता के लिए, आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ एक और नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।